नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट के बाल मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो 2019 के मॉडल पेपर को सॉल्व किया जा रहा था। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इसमें दिया गया है 11 नंबर में जो क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो स्तंभ क है और स्तंभ ख। पहला है प्रतिभाशाली, दूसरा अधिगम, अशक्तता, सृजनात्मक, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। तो पहला जो है हमारा, पहला देखिए क्या लिखा है, प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली धारा प्रवाह पढ़ने में कमी में हो सकते हैं या मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। तो बताइए यहाँ पे हमारा जो 11 क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतिभाशाली जो होगा वह हमारा जाएगा किस ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा। शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता किसमें होती है? वह हमारा होता है प्रतिभाशाली बालकों में। अगला है अधिगम अशक्तता। तो अधिगम अशक्तता अगर है, अधिगम पढ़ने में, तो किसमें होगा यह? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तो ये हमारा किस में चला जाएगा? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। अगला है सृजनात्मक। क्या पूछ रहा है? सृजनात्मक। तो सृजनात्मक हमारा किस में जाएगा? यह हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। अगला है हम लोग का अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यक्ति क्रम। तो यह हमारा किस में जाएगा? यह हमारा जो बचा उसमें चला जाएगा, अर्थात सी में जाएगा। आसानी से विचलित होने की आदत। तो पहला हमारा हो गया डी, दूसरे का हो गया ए, और तीसरे का हमारा हो गया बी पे। तो बी हो गया और चौथे का हमारा हो गया सी। तो जिस ऑप्शन में डी ए बी सी हो, यहां देखिए लिखा है डी सी बी ए, अगला है डी ए बी सी। तो डी ए बी सी, तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं? शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्यक्रम में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। वे सक्रिय गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बताइए 12 में हमारा कौन सा सही होगा? तो हमारा 12 में देखिए यहाँ पे लिखा है कि वे विभिन्न गतिविधियों, क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार के गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पे क्या लिखा था पहले ऑप्शन में? शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, इसलिए गलत हो गया। अगला है वे पाठ पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करना, कोई शब्द यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि यह प्राथमिक बच्चा है। तो यहाँ पे क्या है? याद करने से कोई एनसीएफ जो होता है 2005 ये नहीं मानता। अगला है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो इससे बढ़िया हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है हम लोगों का बच्चों की कक्षा में प्रश्न
मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चों की कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हतोत्साहित, गलत। पूछने की अनुमति नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पूछने से रोकना, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम गठित होता है? तो जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, वह कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए पुनरावृत्ति एवं अभ्यास सही है, निर्देश एवं संचालन भी, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, और ये चीज नहीं होता कंठस्थीकरण अर्थात याद करना, यहाँ स्मरण भी दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? नहीं। तो नहीं वाला जवाब हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है, जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक, कैसी सोच बताना है यहाँ पे? सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है? चलिए देखते हैं। तब विद्यार्थी क्या करता है? सकारात्मक विश्वास, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। अगला है, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगला भी है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, तो नहीं है तो कैंसिल हो गया। अगला है कि का उत्साह भंग हो जाता है, यहाँ भंग भी लिखा है और प्लस यहाँ दबाव, किसी के दबाव में तो आना नहीं है, तो भी गलत हो गया। अगला है, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद करते हैं, क्योंकि बच्चा आएगा तो वह प्रयास ही करना चाहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं कि उनको सीखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। अगला ऑप्शन, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अगला, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 3। कैसे सही होगा? यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह, तो लापरवाह गलत है, तो लापरवाह हो ही नहीं सकता। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, बार बार एक ही चीज को रटवाना गलत। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती, तो अधिगम का यह एक भाग है कि हम बच्चों की जो गलतियां होती हैं उसको सुधारते हैं। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन, यहाँ महत्वहीन आ गया तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है, मूल्यांकन को, क्या पूछ रहा है? मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। अगला है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो बताइए मूल्यांकन जो होता है वह किस ऑप्शन में सही होगा? तो जो मूल्यांकन होता है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, मतलब शिक्षण जो हम लोग करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उस प्रक्रिया का क्या होता है? एक भाग होता
है या होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। किसके अनुसार? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। तो चलिए इसमें देखा जाए, पहला है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, अगला है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें हम लोगों को यहाँ निष्क्रिय है तो ये भी गलत हो गया। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया क्योंकि संरचनात्मक है तो इसमें सक्रिय भी रहना है और समाज से भी जुड़ा रहना है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या होगा? यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती? क्या बताना? किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा सही होता है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? यहाँ पे लिखिए सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है। तो कौन सा होगा? पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देकर। तो यहाँ कंठस्थीकरण आ गया तो क्या हो जाएगा? ये सही नहीं होगा। बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? यहाँ पे लिखा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। अगला है तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी नहीं सही होगा। अगला है पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार का प्रश्न तो पड़ेगा नहीं बार बार, और ये तो गलत ही था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, कि उसको प्रोत्साहित किया जाए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पे सही होता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल, उसके द्वारा पहल और प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंतर व्यक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि। तो यह क्या होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होता है 3, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। मतलब उसी के द्वारा वह सीखा जा रहा, अधिगम किया जा रहा है।
तो हमारा ऑप्शन इसीलिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 22। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अक्षारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बुद्धि बहुआयामी है। तो ये तो सही है कि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षकों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सही होता है। 22 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 में हमारा ऑप्शन सही होता है 4। चलिए अगला है हम लोग का, निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? परिवार है, विद्यालय है, सरकार, मीडिया। तो कौन है इसमें? सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण कहां से होता है, वहां से, अर्थात परिवार से ही शुरुआत होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला है हम लोग का, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 4। बच्चों की सोच जो है वह गुणात्मक रूप से क्या होती है, वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोगों के सामने। 25 में पूछ रहा है कि जेंडर क्या है? एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो सभी लोग जानते हैं जेंडर की बात कर रहा है, तो जेंडर क्या होगा? यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि यह एक सामाजिक संरचना होती है, समाज के द्वारा जो सामाजिक संरचना। चलिए आगे भी चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो इसमें कौन सा सही होगा? देखिए पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक आ गया तो इसलिए गलत है। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक आ गया। अगला सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व से भी यहाँ पे गलत हो गया। तो कौन सा है? यहाँ पे सही पहचान करना है, व्यापक आयामों की सही पहचान करना है। तो कौन सा है? शारीरिक है, फिर संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, फिर संवेगात्मक। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हम लोग का बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही हुआ? तो हम लोग को पहला ही ऑप्शन मिल गया कि सभी बच्चे क्या होते हैं, सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। प्रगतिशील जो बच्चे होते हैं
उनको हम लोग किस तरह से देखते हैं, उनको हम लोग सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर 3, 28 में 3 सही हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है लेओ वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेओ वाइगोस्की ने क्या किया था? सामाजिक गतिविधि का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सामाजिक आ गया, तो हमारा लेओ वाइगोस्की ने क्या किया था? सामाजिक से, समाज से। तो इसलिए 29 में हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो इसमें हमारा है वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो ये आज थे बाल मनोविज्ञान सीटेट से प्राथमिक 1 to 5 से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2019 में आए थे। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7380800644। हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स।